अमेरिका और भारतीय लोकतंत्र की तुलना के लिए आंकड़ों को अगर देखा जाए तो यही पाएंगे कि भारत अमेरिकी लोकतंत्र से कहीं ज्यादा मैच्योर हो चुका है। जी हाँ, भारत अमेरिका की तुलना में अमीर गरीब की खाई, अपराध, नस्लवाद, अल्पसंख्यक उत्पीड़न सभी मामलों में कहीं बेहतर स्थिति में है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कभी भी खुश नजर नहीं आते। वो चीन के इतने बड़े वफादार, इतने बड़े मुरीद हो चुके हैं कि अमेरिका जाकर भारत की फजीहत उड़ाते थक नहीं रहे, चीन को भारत से बेहतर बताते थक नहीं रहे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिसका गुणगान करते हैं राहुल गांधी और थकते नहीं हैं, आखिर उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? तो मैं आपको बताऊंगी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राहुल गांधी अमेरिका में आजकल लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो किसी न किसी तरह से भारत के खिलाफ जा रहा है। हालांकि उनके निशाने पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस सबसे ऊपर पे है, पर राहुल गांधी विरोध की राजनीति में इस कदर डूबे जा रहे हैं कि उनके स्टेटमेंट भारत विरोधी हो चुके हैं। आरक्षण पर बात करते हुए उन्होंने कहा था कि भारत में आरक्षण तब खत्म कर दिया जाएगा जब भारत एक फेयर प्लेस हो जाएगा। राहुल गांधी की इस बात के लिए आलोचना भी हो रही है कि भारत उनको क्यों फेयर प्लेस नहीं नजर आ रहा है। राहुल अपनी यात्रा के दौरान चीन की तारीफ लगातार करते नजर आए। चीन कितना फेयर प्लेस है, इस पर तर्क देने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन राहुल गांधी जिस जमीन पर यानी कि अमेरिका में भारत को फेयर प्लेस नहीं होने की जो बात कर रहे हैं, वहां आम लोगों के साथ कितना फेयर हो रहा है, आइए आपको बताते हैं। अमेरिका में अश्वेतों पर होने वाले अत्याचार की घटनाएं। अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ पुलिस की हिंसा के आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में ब्लैक्स पर कितना अत्याचार हो रहा है। मैपिंग पुलिस वायलेंस के अनुसार 2013 से 2022 तक अमेरिका में पुलिस के हाथों मारे गए कुल लोगों में से 25% अफ्रीकी अमेरिकी थे, जबकि अमेरिका में इस समुदाय की आबादी केवल 13% ही है। 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नस्लीय अन्याय और पुलिस हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई। यह आंदोलन नस्लीय असमानताओं और पुलिस के हाथों ब्लैक लोगों के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों को उजागर करने का प्रतीक बन गया। 2013 से 2022 के बीच अमेरिका में पुलिस की गोली से मारे गए 8000 से अधिक लोगों में से 1978 अफ्रीकी अमेरिकी थे, यानी कि पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने वाले लोगों में श्वेत अमेरिकियों के मुकाबले काले लोगों की संख्या 3 गुना अधिक थी। अमेरिका लोकतंत्र में नस्लवाद भारत के जातिवाद से भी अधिक। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत लोगों के विकास की रफ्तार देखकर पता चलता है कि किस तरह वहां ब्लैक्स लोगों के साथ सौतेला व्यवहार होता है। नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 2021 में श्वेत अमेरिकियों में से 41% ने कॉलेज डिग्री प्राप्त की थी, जबकि अफ्रीकी अमेरिकियों में यह दर केवल 28% थी। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अनुसार अफ्रीकी अमेरिकियों की बेरोजगारी दर श्वेत अमेरिकियों की तुलना में करीब 6% ज्यादा थी। कोविड-19 महामारी ने इन असमानताओं को और अधिक उजागर कर दिया। कोविड के दौरान अफ्रीकी अमेरिकियों की मृत्यु दर श्वेत अमेरिकियों की तुलना में लगभग 2.6% गुना अधिक थी। अमेरिकी समाज पर पूंजीवाद लॉबी हावी जो जनहित के कानून नहीं बनने देते। अमेरिकी लोकतंत्र देश के कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में केंद्रित हो चुकी है। वे राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। लॉबिंग, चुनावी फंडिंग और बड़े राजनीतिक दान के माध्यम से कॉर्पोरेट्स और अमीर व्यक्ति सरकार की नीतियों और चुनावी प्रक्रियाओं पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसका परिणाम है कि सरकारी नीतियां और कानून उन लोगों के हित में बनने लगते हैं जिनके पास सबसे अधिक आर्थिक शक्ति है। यही कारण है कि हर साल स्कूलों में गोलीबारी के चलते सैकड़ों बच्चे मारे जाते हैं, पर हथियारों पर प्रतिबंध नहीं लग पाता। कारण यही है कि हथियारों की लॉबी इतनी तगड़ी है कि अपने खिलाफ कानून ही नहीं बनने देती है। अच्छा है कि अमेरिका के गन कल्चर का भारत से कोई मुकाबला नहीं है। अमेरिका जिस तरह का गन कल्चर है
उसके चलते वहां लोकतंत्र की क्या स्थिति होगी ये आसानी से समझा जा सकता है। अमेरिका में 2023 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 400 मिलियन से अधिक बंदूकें नागरिकों के पास है, जो देश की आबादी से भी अधिक है। यह हथियारों की उपलब्धता घरेलू हिंसा, अपराध और खासकर सामूहिक गोलीबारी की घटनाओं को बढ़ावा देती है। FBI और अन्य सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका में हर साल हजारों लोग बंदूक हिंसा का शिकार होते हैं। 2020 में लगभग 45,000 से अधिक लोग बंदूक से संबंधित घटनाओं में मारे जा चुके हैं, जिसमें आत्महत्याएं और हत्याएं शामिल है। भारत में हालांकि बंदूकें कानूनी रूप से उपलब्ध है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ही सख्त है और नियंत्रित भी है। बंदूक लाइसेंस प्राप्त करना कठिन है और अधिकांश नागरिक के पास हथियार नहीं होते। यही कारण है कि भारत में बंदूक से होने वाली हिंसा की घटनाएं कम होती हैं। अमेरिका में अपराध भारत की तुलना में कई गुना अधिक। अमेरिका में अपराध की दर भारत से कई गुना अधिक है। राहुल गांधी किस आधार पर भारत को अनफेयर प्लेस बताते रहे हैं, अगर ये बात खुद उनसे भी पूछी जाए तो वो जरूर तर्कहीन जवाब ही देंगे। एक बार ये आंकड़े जरूर देख सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका में प्रति 1 लाख लोगों पर लगभग 2900 अपराध दर्ज किए जाते हैं, जबकि भारत में प्रति 1 लाख लोगों पर लगभग 385 मामले दर्ज किए जाते हैं। जबकि भारत की जनसंख्या अमेरिका से लगभग 4 गुना अधिक है, यानी कि कानून व्यवस्था संभालना भारत में अमेरिका से कई ज्यादा कठिन है। 2021 में अमेरिका में प्रति 1 लाख लोगों पर 6.5 हत्याएं दर्ज की गईं, जबकि वही भारत में इतने ही लोगों पर 2.6 हत्याएं दर्ज की गई हैं। यही हाल वहां रेप और महिला उत्पीड़न का भी है, जो देखने में काफी सुंदर दिखता है, लेकिन अगर उसके सही से आकलन किया जाए तो उसका रियल फिगर ये है। अमेरिका में अमीर गरीब खाई देखकर रोना आ जाएगा। अमेरिका के एक फेमस सीनेटर हैं बर्नी सैंडर्स। उनका कहना है कि उनके देश में 1 करोड़ 20 लाख बुजुर्गों को भरपेट भोजन नहीं मिलता रहा है। अगर आबादी के लिहाज से भारत से तुलना करें तो कम से कम 5 करोड़ लोगों को एक टाइम का भोजन नहीं मिल रहा है। सीनेट में एक कमेटी की रिपोर्ट पेश करते हुए वो बताते हैं कि देश में करीब 25% बुजुर्ग सामाजिक रूप से अकेलापन भोग रहे हैं। अमेरिका में अमीर गरीब की खाई किस तरह से बढ़ रही है, राहुल गांधी को इन आंकड़ों पर गौर करना चाहिए। अमेरिका में शीर्ष 1% लोगों की औसत आय 2020 में लगभग 1.7 मिलियन प्रति वर्ष डॉलर थी, जबकि निचले 90% की औसत आय लगभग 40,000 डॉलर थी। यह साफ तौर पर दिखाता है कि शीर्ष 1% और बाकी आबादी के बीच आय में बहुत बड़ा और लंबा अंतर है। इसी तरह शीर्ष 1% लोगों के पास अमेरिका की कुल संपत्ति का लगभग 38% है, जबकि निचले 50% लोगों के पास केवल 2% संपत्ति है। राहुल गांधी और चीनी राजदूत की बैठक क्या कहती है? राहुल गांधी की चीनी अधिकारियों से पहली मीटिंग साल 2017 में हुई थी। तब उन्होंने चीनी राजदूत लुओ के साथ उस समय बैठक की थी। ये बात तब की है जब भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद छिड़ा हुआ था। इस बैठक के संबंध में पहले तो कांग्रेस ने साफ साफ इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में चीनी राजदूत ने स्वयं इसका खुलासा कर दिया। 2017 में डोकलाम विवाद के दौरान जब भारत और चीनी सेनाएं आमने सामने आ गई थी, सिक्किम के पास डोकलाम में चीन और भूटान के बीच सीमा को लेकर विवाद चल रहा था, तब कांग्रेस और चीन की मुलाकात चल रही। राजीव गांधी फाउंडेशन को क्यों फंड कर रहा था चीन? राजीव गांधी फाउंडेशन गांधी परिवार से जुड़ा हुआ एक एनजीओ है। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से फंडिंग हासिल की थी। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस साल 2020 में रद्द कर दिया था और इसका एक बहुत ही बड़ा कारण रहा था। गृह मंत्रालय ने फाउंडेशन का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि FCRA
सारे लाइसेंस रद्द कर दिया था। फाउंडेशन पर विदेशी फंडिंग कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगा था। सवाल उठता है कि जो चीन हमारे देश की भूमि पर बुरी नजर रखता है, आखिर उससे राजीव गांधी फाउंडेशन को फंडिंग लेने की मजबूरी क्या आन पड़ी थी? चीन ने फंडिंग क्यों की होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसकी तह में जाएं तो पता चलता है कि चीन ने फंडिंग इसलिए की थी ताकि भारत सरकार चीन के रास्ते में बिछे कांटे हटा दे और चीन के लिए भारत में अपना धंधा चमकाना आसान हो जाए। राजीव गांधी फाउंडेशन को की गई फंडिंग ये सवाल भी उठाता है कि चीन ने अपने कौन से जहरीले इरादे कामयाब किए और उसके लिए उसने कब कितने रिश्वत किसको खिलाई। ये बातें जांच का विषय है। अभी ना जाने ऐसे कितने और गड़े मुर्दे उखड़ने बाकी हैं। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।